और बुलेटिन की शुरुआत पटना पुलिस की उस छापेमारी के साथ करेंगे जो कि चर्चा में बनी हुई है। शराब की बोतलों की तलाश में बिहार पुलिस दुल्हन के कमरे तक पहुंच गई। जी हां, बिहार में शराबबंदी है और शराबियों की धरपकड़ की कोशिश पुलिस को एक बैंक्वेट हॉल तक ले आई। मेहमानों के कमरों की तलाशी हुई तो दुल्हन के कमरे को भी नहीं छोड़ा गया। बिहार पुलिस की इस छापेमारी पर सियासत गर्म है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर पुलिस ने इतनी सख्ती पहले की होती तो जहरीली शराब से कई जानें बच सकती थी। इसमें कहाँ हुआ? हम तो दिल्ली से आए हैं। शराब नहीं ना पीते हैं, क्योंकि पक्ष तो नहीं रहता है, तो हम लोग भी जाने हैं, लेकिन अब ऊपर से आदेश है, ठीक है, क्या करें? लड़का पक्ष वाला ला रहा है, लोग बराती लोग पी के भी आ रहा है। बहुत ज्यादा बराती लोग शराब ला रहे हैं। अच्छा, वो सर खोल के देख सकते हैं, तो प्लीज ठीक है। इसलिए तो पहले आप पूछे कि लड़की पक्ष है या लड़का पक्ष है, क्योंकि लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है, नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। बराती लोग एकदम पी के आ रहे हैं। इधर से निश्चिंत है इसमें कहाँ हुआ? हम तो दिल्ली से आए हैं। शराब नहीं ना पीते हैं, कि बिहार में एकदम शराबबंदी है, मालूम है ना? लेकिन बहुत ज्यादा बराती लोग शराब ला रहे हैं। अच्छा, वो सर खोल के देख सकते हैं, तो प्लीज ठीक है। इसलिए तो पहले आप पूछे कि लड़की पक्ष है या लड़का पक्ष है, क्योंकि लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है, नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। बराती लोग एकदम पी के आ रहे हैं। इधर से निश्चिंत। शादी की तैयारी, गाने बज रहे हैं, वधू पक्ष की तैयारी चल रही है। तमाम मेहमान आ चुके हैं, बस बैंड बाजा और बारात का इंतजार है। पर बेगानी शादी में ये दीवाने अब्दुल्ला कौन है? खाकी वर्दी में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों बैंक्वेट हॉल का चक्कर लगा रहे हैं? क्यों हर रूम में जाकर तलाशी कर रहे हैं? दरअसल ये वायरल वीडियो पटना के एक बैंक्वेट हॉल का है। शादी समारोह में शराब की खोज के लिए पुलिस पहुंची है। नीतीश सरकार की पुलिस शराबबंदी में शादियों में शराब तलाश रही है। शादी में बहुत ज्यादा बराती लोग शराब ला रहे हैं। अच्छा, वो सर खोल के देख सकते हैं, तो प्लीज ठीक है। सोमवार को पटना के कृष्णानगर इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में अचानक पुलिस धमक गई और तलाशी लेने लगी। पुलिस को देख लड़की पक्ष के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें ऊपर से आदेश है। खबर है कि शादी समारोह में जाम का दौर चलता है। वर्दी देख अच्छे के होश उड़ जाते हैं। फिर लड़की वाले की क्या बिसात, उन्होंने पूरा सहयोग किया। लड़का पक्ष वाला ला रहा है, लोग बराती लोग पी के भी आ रहा है। दुल्हन का कमरा तक दिखाया। ये क्या बना है? ये सर दुल्हन जब जाती है ना सर, तो 4 फाइल उसको लेकर के जाएगा सर, इसके नीचे सर। हर अलमारी की तलाशी ली गई। हर गेस्ट से सवाल जवाब किया गया। ये आप है इसमें कहाँ हुआ? हम तो दिल्ली से आए हैं। शराब नहीं ना पीते हैं, कि बिहार में एकदम शराबबंदी है, मालूम है ना? और फिर पुलिस ये कहते हुए बैरंग लौट गई कि लड़की वाले पक्ष तो शराब से दूर रहते हैं, सब बारातियों में होता है। लड़की पक्ष तो नहीं रहता है, तो हम लोग भी जाने हैं, लेकिन अब ऊपर से आदेश है, ठीक है, क्या करें? लड़का पक्ष वाला ला रहा है, लोग बराती लोग पी के भी आ रहा है। लड़की वाले क्या कहे, वर पक्ष क्या सुनाए? पुलिस का खौफ है, बेटे बेटी की शादी है, लेकिन वायरल वीडियो पर विपक्ष तिल मिला गया। आरजेडी ने सवाल किया कि आखिर ये क्या तरीका है, न महिला पुलिस और दुल्हन की कमरे तक की तलाशी।
ऐसे मुस्तैदी तो दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में भी पुलिस नहीं दिखाती। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो, जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर बिहार में पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, छापेमारी कर रही है, दुल्हन के कमरे में जाकर के छापेमारी कर रही है बिना लेडी कांस्टेबल के, ये किस पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो जानकारी न होने की बात कही और फिर कहा कि शराबबंदी का पालन तो सभी को करना ही चाहिए। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। पटना में शादी समारोह में शराब के इस्तेमाल के मामले खूब आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही शास्त्री नगर के एक होटल से शराब के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कंकड़बाग के एक होटल में शराब के साथ दिल्ली से आए इंजीनियर भी पकड़े गए। तो पुलिस की नजर अब हर उस जगह पर है जहां बैंड बाजा और बारात पहुंच रही है। राजकुमार झा, पटना, आज तक। शराब तो सिर्फ बिहार में न बैन है। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जो कि चुनावी सियासत का केंद्र बना हुआ है। इस वक्त हम आपको यूपी की एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन समारोह के दौरान इसका ऐलान किया जाएगा। इस भूमि पूजन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसकी तैयारियों का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री की बड़ी रैली रखी गई है। रैली के लिए 2.5 लाख वर्ग फीट इलाके में टेंट लगाया जा रहा है। रैली में करीब 2.5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। बीजेपी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। रैली में पीएम का मंच 12 फीट ऊंचा बनाया जाएगा और मंच पर पीछे प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट का 3D वीडियो चलाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तमाम तैयारियों का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। दरअसल जेवर एयरपोर्ट के आ जाने से कनेक्टिविटी इस पूरे रास्ते में और बेहतर हो जाएगी। ये भव्य भूमि पूजन और उसके लिए रैली की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन यूपी में बीजेपी के चुनावी मिशन को नई गति देगा। इस बीच चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले कल रात लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। दौरे पर दौरा, रैलियों का रेला, बैठकों का महादौर। यूपी के सियासी किले को बचाने के लिए बीजेपी के ताबड़तोड़ अभियान के तहत कल पार्टी के भीतर एक और महामंथन का दौर चला। देर रात तक लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। पार्टी के सदस्यता अभियान और बूथ कमेटियों की सक्रियता पर भी चर्चा हुई। पार्टी की रणनीति को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, ये बताने के लिए जेपी नड्डा खुद पार्टी के निचले स्तर के पदाधिकारियों के बीच पहुंच रहे हैं। आज कानपुर में वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ प्रभारियों से बैठक करने वाले हैं। मिशन 2022 के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर अपने प्रबंधन को मजबूत करने में जुट गई है। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर में थे। वहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ की पूजा की। इसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत और फिर रैली। जब चुनाव में जाएंगे
तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई। यूपी के चुनावी माहौल में जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। बीते दिनों पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अमित शाह ने भी पूर्वांचल का दौरा कर चुनावी शुरुआत की। अब बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा भी पूर्वांचल पहुंचे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी थे। रैली में योगी ने फिर से विरोधियों पर तीखा वार किया। यूपी की जनता को जिन्नावादियों से सावधान किया। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। साफ है, पूर्वांचल की लड़ाई न केवल पार्टियों की नाक की लड़ाई बन गई है, बल्कि ये साख की भी लड़ाई है। क्योंकि जो भी इस जंग में जीतेगा, यूपी फतह का उसका सपना पूरा होगा। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब पर अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मुंबई हमले के दौरान अगर सरकार और सक्रियता दिखाती तो बेहतर होता। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने अहम बात लिखी है कि सरकार को तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तब की यूपीए सरकार पर उन्होंने सवाल उठाते हुए ये तमाम बातें अपनी किताब में कही है। मुंबई हमले को लेकर मनीष तिवारी के सवाल अपनी ही सरकार पर, क्योंकि उस दौरान यूपीए की सरकार थी और इसे लेकर अब मनीष तिवारी कह रहे हैं कि संयम शक्ति की निशानी नहीं है। मुंबई हमले को लेकर ये तमाम बातें अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखी हैं। किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि संयम से नहीं, उस वक्त एक्शन से काम लेना चाहिए था, तो शायद कुछ और बेहतर नतीजे सामने आते। हमले के बाद कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमलों के बाद संयम कमजोरी की निशानी मानी जाती है। निर्दोषों की हत्या को लेकर भी यहां पर तमाम बातें मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कही। इन्होंने तब की यूपीए सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी की ओर से। मुंबई हमले को लेकर मनीष तिवारी के सवाल और किताब का दरअसल वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तमाम बातें लिखी गई हैं, जिसमें अपनी सरकार पर तीव्र कार्रवाई को लेकर मनीष तिवारी ने बातें कही हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले कपिल सिब्बल चर्चा में थे और अब मनीष तिवारी की किताब जिसमें अपनी सरकार पर उन्होंने सवाल उठा दिए। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता या यूं कह लीजिए कि G23 खेमे के नेता पार्टी आलाकमान पर प्रहार कर रहे थे, वो तो सार्वजनिक था। पर अब जिस तरह से यूपीए कार्यकाल के दौरान ये बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद 26/11 को लेके मनीष तिवारी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो अपने आप में खलबली पैदा करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा है, उनके जो किताब है उसमें क्लियरली जो लाइनें हैं वो ये कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और उस 26/11 के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं रेस्ट्रेंट जो है, कंट्रोल करना उस समय 26/11 के दौरान जब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो सरकार ने एक्शन नहीं लिया वो कहीं ना कहीं कमजोरी का साइन है। तो ये अपने
आप में मनमोहन सरकार को लेके, और मनीष तिवारी खुद यूपीए सरकार का हिस्सा रहे हैं, उनकी तरफ से जब इस तरह का बयान आता है, आंतरिक सुरक्षा पर लिखते रहे हैं और सूचना प्रसारण मंत्री रहे, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जाहिर तौर पे उनकी ये किताब में उन्होंने विस्तार से इस पूरे मसले पर चर्चा की है और कांग्रेस पार्टी में भी इसको लेकर खलबली मची हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संयम शक्ति की निशानी नहीं है, मनीष तिवारी अपनी किताब में लिखते हुए जाहिर तौर पर कई ऐसी पंक्तियां जिससे कांग्रेस को काफी परेशानी हो सकती है। दिग्गज नेता हैं, अपनी किताब में अपने अनुभवों को बयान कर रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं कि उस वक्त संयम से नहीं एक्शन से काम लेना चाहिए था। मुंबई आतंकी हमलों को लेकर मनीष तिवारी का ये बड़ा स्टेटमेंट जो उन्होंने अपनी किताब में एक तरीके से लिखा है, बयां किया है, तीव्र जवाबी कार्रवाई की बात कही है। यूपीए सरकार को संयम नहीं बरतना चाहिए था बल्कि एक्शन से काम लेना चाहिए था, क्योंकि हमलों के बाद संयम कमजोरी मानी जाती है। और अब बात कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के नए बयान की करेंगे। इस बार अमेरिका से भारत की बढ़ती दोस्ती पर मणिशंकर अय्यर ने निशाना साधा है। इंडो रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी के कार्यक्रम के दौरान अय्यर ने कहा कि 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम बन गए। अब पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। किससे बचाओ? वो कहते हैं कि चीन से बचो। कहें कि लेकिन चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। तो वो हो, लेकिन हमारा तब भी कुछ प्रतियोग चलेगा। रूस के साथ जो हमारे संबंध हुआ करते थे सन 2014 तक, वो काफी कम हो चुके हैं, उसमें काफी चोट लगा है। और हमारा कर्तव्य बनता है कांग्रेस के होते हुए कि हम करलेव साहब को और उनके साथियों को ये बताएं कि जो भी आज की मौजूदा सरकार कर रही हो, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और अब बात अरविंद केजरीवाल के मिशन पंजाब की करेंगे। क्या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी को जिताएगा पंजाब? कल दिल्ली की तर्ज पर लुधियाना में केजरीवाल ऑटो रिक्शा चालकों से मिले। एक ऑटो चालक के घर उन्होंने खाना भी खाया। जिस फॉर्मूले ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता दिलाई, उसी फॉर्मूले के सहारे पंजाब में चल पड़े हैं अरविंद केजरीवाल। अपने मिशन पंजाब के सिलसिले में कल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लुधियाना में थे। यहां ऑटो संवाद कार्यक्रम में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का दर्द सुना और रात में डिनर के लिए पहुंच गए एक ऑटो वाले के घर। ये तस्वीर ऑटो रिक्शा चालक दिलीप तिवारी के घर की है। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के सांसद भगवंत मान और विधायक हरपाल चीमा के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। जब ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हमारा मीटिंग हो रही थी हम लोगों की, तो वहाँ पे दिलीप तिवारी भी थे, ऑटो चलाते हैं। इन्होंने खड़े होके मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर आइए खाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। ये उनकी वाइफ हैं और अभी मैं उनके घर पे खाने के लिए आया। मैं भगवंत मान और चीमा साहब हम तीनों खाने के लिए आए। बहुत इनके पूरे परिवार से मिले, बहुत अच्छा लगा। ऑटो चालक दिलीप ने केजरीवाल को डिनर का न्योता उस वक्त दिया जब दिल्ली के सीएम ऑटो संवाद कार्यक्रम में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ बातचीत कर रहे थे। मैं एक ऑटो वाला ही हूँ सर।
आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो सर। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे सर? सर मैं दिल से आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। या ठीक है सर मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ। आज रात को सर? भगवंत को ले आऊं? आज ही भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। वादे के मुताबिक केजरीवाल दिलीप के ऑटो से ही उसके घर गए और खाना भी खाया। ये तस्वीर देखिए, ऑटो पर केजरीवाल के साथ भगवंत मान और हरपाल चीमा नजर आ रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने ऑटो चालकों को भरोसा दिया कि पंजाब में आपकी सरकार बनने पर दिल्ली के ऑटो चालकों की तरफ पंजाब के ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्याओं का ठोस समाधान पहले के आधार पर करेंगे। इस मौके पर केजरीवाल ने एक मौका केजरीवाल पोस्टर की लॉन्चिंग की और खुद अपने हाथ से एक ऑटो पर चस्पा किया। वही अंदाज जो दिल्ली में अपनाया, आप पंजाब में भी अपनाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मेरे ठीक पीछे आप इस ऑटो पर ये जो पोस्टर देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल नू, यानी कि अरविंद केजरीवाल को एक मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं और लुधियाना में उन्होंने तमाम ऑटो और टैक्सी चालकों से बातचीत की और यहाँ पर जो ऑटो चालक है उन्होंने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखी। ये इत्तेफाक है या कुछ और, जिस दिन केजरीवाल ऑटो वालों से मिल रहे थे उसी दिन लुधियाना अनाज मंडी में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ऑटो वालों से मुलाकात कर चाय की चुस्की ली। बाद में चन्नी और सिद्धू ने एक रैली को भी संबोधित किया। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलना हो तो थोड़ा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नकली केजरीवाल बता चुके दिल्ली के सीएम ने चन्नी की ऑटो वालों से मुलाकात पर भी तंज कसा। कहा वो जो करते हैं चन्नी उसी की नकल करते हैं। जैसे आज ऑटो वाले बता रहे थे कि जैसे चन्नी साहब को पता चला कि मैं ऑटो वालों से मिलने आ रहा हूं तो सुबह सुबह वो ऑटो वालों से मिलने पहुंच गए। मेरे को जब भी मैं कोई भी ऐलान करके आता हूं तो 2 दिन में वो कर देते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि महिलाओं के लिए आज जो मैंने ऐलान किया है 2 दिन बाद चन्नी साहब भी वो ऐलान करेंगे, झूठा ऐलान करेंगे। अभी तक जैसे उन्होंने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया, केवल झूठे वादे किए। तो झूठे वादे नहीं करने चाहिए, अच्छी बात नहीं। साफ है पंजाब की चुनावी लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है। मंजीत सहगल के साथ पंकज जैन, लुधियाना आज तक। और अब बात त्रिपुरा पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मचे बवाल की करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा का झगड़ा दिल्ली तक आ पहुंचा है। आज सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है। इस बीच ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ऐसे में त्रिपुरा का मामला और गरमाने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर कब का खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी की फिर से सरकार भी बन चुकी है, लेकिन चुनावी दौर वाली तस्वीर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर नजर आ रही है। त्रिपुरा में अपनी यूथ विंग की लीडर शाइनी घोष की गिरफ्तारी से बेफरे टीएमसी कार्यकर्ता ने कल जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे एक एक साथी को जख्मी कर रहे हैं। हमारे एक एक जो भी बहनें वहां पहुंच रहे हैं वो उनसे डर जा रहे हैं। अभी तक तो हमारी ममता सरकार, ममता दीदी वहां पे अपना नहीं रूप दिखाया है। सिर्फ उनकी वाहिनी वहां पहुंचे हैं तो उन पे मर्डर का चार्ज दिया जा रहा है, झूठा केस का चार्ज दिया जा रहा है। हालांकि शाइनी घोष को कल कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन अगरतला से कोलकाता और दमदम से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी की जंग अब दिल्ली पहुंच गई है। सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज यहां वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल सकती हैं, जबकि कल उनका पीएम से मिलने का कार्यक्रम है। पीएम से उनकी मुलाकात हालांकि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर होगी, लेकिन दिल्ली रवानगी से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर उनके तेवर से साफ है कि ममता के दिल्ली दौरे में त्रिपुरा का मुद्दा गर्म रहेगा। आज के वेयर इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन or the other human rights commission or the human rights or the home ministry or the 355? How many notices has been sent by the government of India to Tripura?
They don't care the people. They don't care the constitution. Their only obligation to cheat the people. So the people will be defeated ultimately. इससे पहले कल टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों का एक दल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और आरोप लगाया कि त्रिपुरा में पुलिस हिंसा कर रही है। त्रिपुरा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। रविवार को त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी नेता शाइनी घोष को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया था, जबकि टीएमसी नेताओं के मुताबिक शाइनी ने सीएम बिप्लब देव की सभा से गुजरते हुए सिर्फ खेला होबे का नारा लगाया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर। इस बीच त्रिपुरा को लेकर टीएमसी की अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। टीएमसी ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर के आदेश के बावजूद त्रिपुरा में हालात खराब हो रहे हैं। 11 नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी दल से स्थानीय निकाय चुनाव में कानून के मुताबिक प्रचार करने से न रोका जाए। टीएमसी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करे। यानी त्रिपुरा को लेकर एक लड़ाई टीएमसी सियासी गलियारे में लड़ रही है तो दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सारी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और दिल्ली से श्रेया चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में एक ऐसे कानून को बनाए जाने की मांग हुई है जिसकी आलोचना दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये मांग है कि भारत में ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून बनाया जाना चाहिए। पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि ईश निंदा कानून दरअसल है क्या। दुनिया भर के देश इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जिसमें धर्म के नाम पर युद्ध ना हो, धर्म को लेकर द्वेष ना हो और सबसे बड़ी बात धार्मिक असहिष्णुता ना हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अलग तरह की मांग उठती है। हमारे देश में बदकिस्मती से इस्लाम के जो पैगंबर है, जो आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। बहुत ही अशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं, अपशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि देश में ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून बने। ईश निंदा यानी धार्मिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ईश निंदा कानून को बनाए जाने की मांग तो कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में अपनाए जाने वाले कॉमन सिविल कोड को नकार रहा है। हमने ये बात कही है कि हमारे देश में वक्तन फौक्तन ये मुतालबा और ये बातें आती रहती हैं कि पूरे देश के लिए एक कॉमन सिविल कोड, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि एक ऐसे देश के लिए जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, विभिन्न जातियों के लोग रहते हों, आदिवासी हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, हिंदू हो, उस देश के लिए कॉमन सिविल कोड न तो डिजायरेबल है, न एडवाइजेबल है, न यूजफुल है। इसलिए कॉमन सिविल कोड का मुतालबा अगर कोई भी कोशिश डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पार्शली, फुल्ली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए की जाएगी तो हमारे लिए भी और देश के बहुत सारे तत्वों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बोर्ड की विचारधारा कितनी धर्म आधारित है, इसका एक उदाहरण तब भी मिला जब धर्म से जुड़े मसलों पर इन्होंने कोर्ट को भी सलाह दी। इन्होंने कहा कि इन मसलों को धर्म गुरुओं पर ही छोड़ देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अभी कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू हो गया है कि हमारे जो न्यायपालिका है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, उसमें मनमाने तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है जिसको हम सही नहीं समझते और ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को भी और जुडिशरी को भी ऐसे इंटरप्रिटेशन से गुरेज करना चाहिए। अगर कोई मसला कहीं आता है तो उस देश के उस धर्म के स्कॉलर्स को उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि इसका इंटरप्रिटेशन उनके धर्म में क्या है।
पूरा विश्व एक ऐसी दिशा में जा रहा है जब वो मिलकर पृथ्वी के भविष्य पर चर्चा करता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग धर्म के भविष्य को सुनिश्चित करने के विचारों से ग्रस्त हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अधिवेशन में ये 3 ऐसे प्रस्ताव रखे थे जिन पर विवाद शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ा विवाद ईश निंदा कानून को लेकर है। विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले अमेरिकी आयोग की 2017 की रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के 71 देशों में ईश निंदा से जुड़े कानून हैं। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा का भी प्रावधान है। इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, मॉरिटानिया, नाइजीरिया और सोमालिया है। ये वो देश हैं जहां पर ईश निंदा मतलब मौत, यानी ये हैं असली धार्मिक असहिष्णु देश। पाकिस्तान में तो ईश निंदा कानून अल्पसंख्यकों को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार है और पाकिस्तान में इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। ईश निंदा के नाम पर अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में जबरन फंसाए गए लोगों में 70% शिया समुदाय से आते हैं, 20% अहमदिया मुसलमान होते हैं, 5% सुन्नी मुसलमान, 3.5% ईसाई और 1% हिंदू होते हैं। वर्ष 2020 में ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में 35 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2019 में 29 लोगों को ईश निंदा के मामले में मौत की सजा दी गई थी। साल 1990 से 2018 तक ईश निंदा का आरोप लगाकर कम से कम 69 लोगों की यूं ही हत्याएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तो ईश निंदा के आरोपी को पसंद का वकील रखने तक की अनुमति नहीं होती। एक ऐसे कानून को भारत में बनाए जाने का समर्थन कुछ लोग कर रहे हैं जो पूरी तरह से अमानवीय है। ईश निंदा कानून को सभी धर्मों की जरूरत बताने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे मानते हैं कि भारत एक मजहबी देश है और इसीलिए ईश निंदा कानून जरूरी है। हमारा देश एक मजहबी देश है, रिलीजियस देश है और उसमें आप जानते हैं कि जो मजहबी पर्सनैलिटीज होती है उनकी बड़ी अहमियत होती है, उनका बहुत आदर और सम्मान होता है। और ये सूरत हाल ये है कि ये आदर और सम्मान हर तबके के लोग करते हैं। मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, एक दूसरे की रिलीजियस पर्सनैलिटीज। इनको पता होना चाहिए कि सच्चाई ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक धर्म की बहुलता होने पर उसका अलग कानून लागू नहीं होता। भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारधारा वाला देश है। सच्चाई ये है कि जो देश सच में मजहबी विचारधारा से प्रेरित हैं, वहां पर ईश निंदा जैसे अमानवीय कानून बनाए गए हैं। प्यू रिसर्च की वर्ष 2015 में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं और इन देशों में से 70% देश मुस्लिम बहुल हैं। और यही नहीं, फिलहाल हर वो देश जहां पर ईश निंदा कानून है वहां उनके खिलाफ आवाज भी उठती है। इसीलिए हाल के कुछ सालों में आयरलैंड ने इस कानून को हटाने का फैसला किया, वो भी जनता के रेफरेंडम पर। इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे और माल्टा ने भी ईश निंदा कानून को अपने यहाँ से हटा दिया है। दुनिया भर में ईश निंदा कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। वैश्विक रूप से उन देशों की आलोचना होती है जहां इस कानून के नाम पर लोगों को सजा दी जाती है। कानपुर से रंजय सिंह, आज तक।